नमस्कार साथियों, द न्यूज़ वीक की इस यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज़ में मैं जितेंद्र मीणा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग शोध विषयों में या शोध कार्य में किस तरीके से एडमिशन ले, एमफिल और पीएचडी में किस तरीके से एडमिशन ले, इस विषय में आपसे इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। साथियों, रिसर्च किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए किया जाने वाला एक शोध कार्य है। ये कार्य जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब करते हैं तो दो स्पेशल प्रोग्राम्स में इसको किया जाता है अक्सर, एक एमफिल के ज़रिए और दूसरा पीएचडी के ज़रिए। एमफिल जिसे लघु शोध प्रबंध कहा जाता है और पीएचडी जिसे हम लोग जो है दीर्घ शोध प्रबंध के रूप में हम सब लोग जानते हैं या मास्टर ऑफ फिलोसफी के रूप में हम सब लोग जानते हैं। जब हम लोग इस पूरे के पूरे शोध कार्य को कर रहे होते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में, एक जहन में ये बात होती है कि हम ऐसी कौन सी समाज की या स्टेट की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम अपने शोध कार्य में जो है एड्रेस कर सकें, उनके जवाब खोज सकें और उनमें हम लोग आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं हम इस शोध कार्य के दौरान हम लोग खोजते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि इस पूरी एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम अपना शोध कार्य कंप्लीट करते हैं और क्या क्या उसके बाकी के प्रोसीजर्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, पीएचडी का जो पूरा का पूरा एडमिशन का जो प्रक्रिया है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में जब हम लोग अपने पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि इन सब पर, इन दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है दी जाती रही है। हालांकि इनमें सीटों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि उन कम नंबर्स में भी एक बेहतर शोध आप निकालने की कोशिश करते हैं, एक बेहतर जो है थीसिस आप निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा का पूरा शोध प्रबंध है, ये किसी भी जो ज्ञान का उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके जरिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस देश के या देश के बाहर के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हम अपना एडमिशन के जरिए अपना शोध जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम लोग किसी संस्थान से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड संस्थान हो या राज्य सरकारों से जो फंड प्राप्त जो संस्थान है, उनसे जब हम लोग अपनी पीएचडी या एमफिल की डिग्री जब हासिल करने के लिए जाते हैं, उसके बजाय हम कोशिश करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम अपना शोध का जो कार्य है वो पूरा करने की कोशिश करें। नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से पूरे के पूरे एजुकेशन के ढांचे को बदला गया, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया गया। अभी तक हम लोग देखते थे कि मिनिमम किसी भी शोध कार्य में पहुंचने के लिए, चाहे वो एमफिल हो या पीएचडी हो, उसमें हमारे पास मास्टर्स की योग्यता का होना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के आने के बाद हम देख रहे हैं कि अब अगर आप 4 ईयर स्नातक प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद भी आप जो है सीधे रिसर्च के कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिसर्च में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये आपका आने वाले दिनों में जैसे जैसे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा नीति लागू होगी, उसके साथ इस प्रोग्राम को जो है ऑप्ट किया जाएगा। उससे पहले हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारा जो पुराना सिस्टम जो चल रहा है, उसी के जरिए हम एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि नई शिक्षा नीति के जरिए अभी तक केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों में जो है इसे लागू किया जा रहा है जिन इंस्टीट्यूट्स के पास या जिन विश्वविद्यालयों के पास इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त है या जिन्हें नैक की ए ग्रेड मिली हुई है, उन्हीं संस्थानों को, उन्हीं विश्वविद्यालयों को शोध कार्य कराने की जिम्मेदारी अभी तक नई शिक्षा नीति के माध्यम से दी जा रही है। दूसरी चीज, जो हमारे पुराना स्ट्रक्चर उसमें जैसे अभी तक चला आ रहा था उस तरीके से हम लोग शोध को जो है जारी रख रहे हैं। शोध के लिए जो हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसमें किसी भी विषय से जो है मास्टर्स का होना जो है ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं, खास करके साइंस के डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जहां पर आपके पास अगर मास्टर्स के साथ साथ किसी जो है लैब का कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी तवज्जो दी जाती है।
जब हम इसके एडमिशन की प्रक्रिया में जाते हैं तो देखते हैं कि आपका तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शोध कार्य में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपसे लिया जाता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपसे साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। उसमें उम्मीद की जाती है कि आप उसमें क्वालिफाई करें और देन आपके एडमिशन का जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी है जिसके जरिए आप शोध कार्य में जो है पहुंच सकते हैं, और वो दूसरा तरीका है यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सामान्य भाषा में नेट कहते हैं। नेट के जरिए भी आप जो है सीधे साक्षात्कार की प्रक्रिया में पहुंच सकते हैं, या आपने अगर आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी है, आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो सीधे आप साक्षात्कार की प्रक्रिया में पहुंच सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां इसको लेकर के बहुत संजीदा है और वो इस तरीके की छूट जो है आपको प्रोवाइड करती है। साक्षात्कार के दरमियान आपको देखना होगा कि सबसे पहले आपसे जो वहां साक्षात्कार में जो चीज़ की उम्मीद की जाती है वो है कि आप किस विषय पर आप अपना शोध कार्य करना चाहते हैं, और उसके लिए आपसे वो एक सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट, एक सिनॉप्सिस की जो है मांग करते हैं। और जिस विषय पर भी आप अपना काम करना चाहते हैं, आप अपनी सिनॉप्सिस उस पर जो है लेकर के जाएं, और उसी सिनॉप्सिस से आपसे तमाम तरीके के सवालात पूछे जाएंगे। तो ये आपका एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली पूरी की पूरी जो है प्रणाली है। देन हम लोग देखते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद टॉपिक के आपके फाइनलाइज हो जाने के बाद आपका एक चयन सूची, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, वो निकाली जाती है, और उसके बाद आपका एडमिशन जो है की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और फिर आप अपना शोध कार्य जो है आरंभ कर देते हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू जिसको कि जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें सीटों का नंबर तमाम विश्वविद्यालयों में कितना है। तो एक चीज आपको बता देते हैं, सीटों का नंबर फिक्स नहीं होता है। इसमें आपका मिनिमम 5 सीट से लेकर के मैक्सिमम 50 सीट तक या 60 सीट तक किसी भी विश्वविद्यालय के किसी एक विभाग में जाया जा सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। हर सेमेस्टर जब भी हमारा सेशन की शुरुआत होती है उस समय पर ये सीटों का नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए इसको लेकर के ज्यादा जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हमें और भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां साल में या एकेडमिक कैलेंडर में 2 बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, एक बार जुलाई के दरमियान, एक बार जनवरी फरवरी के दौरान। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब आपका एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूरा ये सब होने के बाद आपसे एक कोर्स वर्क जो है अनिवार्य किया जाता है, जो कि मिनिमम 6 मंथ का और मैक्सिमम 1 साल का जो है उस कोर्स वर्क को कराया जाता है, और उसमें आप पास होने के बाद आप अपना शोध कार्य जो है शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज जब हम लोग देखते हैं तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस डिसिप्लिन से हैं, ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन से हैं, तो आप जानते हैं कि दिल्ली में आपके लिए 3 से 4 संस्थान जो है प्रमुख हैं, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और उसके साथ साथ अंबेडकर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर आप सोशल साइंस में अपनी डिग्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के बाहर आप जाएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक, ये वो टॉप संस्थान है जहां पर कि आपको शोध कार्य कराया जाता है। जहां तक साइंस डिसिप्लिन की बात है, साइंस डिसिप्लिन के लिए अलग अलग डिसिप्लिन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से जाकर के आप अपनी ये डिग्रियां ले सकते हैं, आप अपना रिसर्च कार्य जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उन तमाम विश्वविद्यालयों की जहां से पीएचडी की डिग्रियां कराई जाती है, एमफिल की डिग्रियां कराई जाती हैं, एमटेक की डिग्रियां जो है दी जाती हैं, वो सब की सूची हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके सामने मौजूद है। इसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम पूरा जो शोध का जो वर्क है ये कितने साल का है, तो हम देखते हैं कि एमफिल का जो शोध हमारे पुराने एजुकेशन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो मिनिमम 1.5 साल से लेकर के मैक्सिमम 2 साल का होता है, जैसे हम लघु शोध प्रबंध के नाम से जानते हैं। वहीं पीएचडी का जो ड्यूरेशन है, उसकी जो समय अवधि है वो 3 साल से लेकर के 5 साल का होता है। लेकिन आप 5 साल से ऊपर भी अगर किसी कारणों से आप अपना सबमिशन नहीं कर पाते हैं तो 6 मंथ के 3 एक्सटेंशन आपको दिए जाते हैं, और इस तरीके से रेगुलर मोड में आप पीएचडी को मैक्सिमम 6.5 साल तक लेकर के जा सकते हैं। कई विश्वविद्यालयों में ऐसी सुविधाएं भी हैं, अगर आप रेगुलर मोड में अपनी पीएचडी फिनिश नहीं कर पाते हैं तो
तो वहां आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने आप को डी रजिस्टर कराएं और डी रजिस्ट्रेशन के बाद एक मैक्सिमम टाइम लिमिट के दौरान, जैसे कि कई विश्वविद्यालय 10 साल तक की अवधि का आपको समय देते हैं कि आप इस 10 साल के भीतर आकर के कभी भी वापस आकर के आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और आपको बाकी की जो पहले का प्रोसीजर था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और सीधे आकर के फिर से आप अपनी थीसिस जो है जमा कर सकते हैं। जहां तक एमफिल का मसला है, पुराने स्ट्रक्चर में जारी है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद और जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती जाएगी उसको आपको एमफिल को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एमफिल को खत्म किया जाएगा। उसकी जो सीटें हैं उनको जो है पीएचडी के साथ जो है मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एजुकेशन का हमारा ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। जहां तक हम लोग बात करेंगे इस एडमिशन के दरमियान जो टेस्ट आपसे लिया जाता है, जो प्रवेश परीक्षा में जो जिस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसको जब हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है सवालात आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक तमाम विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ये काम कराते थे, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये घोषणा की जा रही है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंतर्गत रिसर्च के भी जो एडमिशंस होंगे वो कॉमन टेस्ट के जरिए कराए जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की और उसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा, इसका जो पूरा का पूरा पैटर्न होगा सवालात का, उसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास बाकी नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो वो सब इस पूरे प्रक्रिया से एग्जेम्प्टेड होंगे। जहां तक हम लोग बात करें एडमिशन के समय जिन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है उसकी बात करेंगे, तो हमें हमारा जो पिछली जो हमारी डिग्रियां हैं, जितनी भी मार्कशीट हैं, हमारा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्रियां, उनके साथ साथ उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की दरकार होती है। अगर आप किसी डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है उसकी आपको जरूरत होगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हैं तो उसके सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होगी। साथ ही साथ आपका लास्ट इंस्टीट्यूट से जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी भी जो है आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, साथ ही साथ हमको जो एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इस तरीके से देना होगा। अगर हम फीस के स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम विश्वविद्यालयों के भीतर फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय जहां 200-300 रुपए में आपकी पीएचडी के पहले सेमेस्टर की फीस ले रहा है, वहीं कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर फीस इसकी 10 से 12 हज़ार तक चली जाती है। तो इसलिए आपका फीस का स्ट्रक्चर भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होगा। जब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल के लिए भी इसी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो शोध कार्यों में लगे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए जो है आपका हॉस्टल की सुविधा जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, वो आवंटित करता है। देन हम लोग जब देखते हैं कि इसके साथ साथ जिन लोगों के पास जेआरएफ नहीं है, जिनके पास इस तरीके की कोई फेलोशिप नहीं है, वो किसी दूसरी फेलोशिप के जरिए भी अपना एडमिशन ले सकते हैं या दूसरी फेलोशिप इस अपने एडमिशन के दौरान प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें यूजीसी भी कई तरह की डॉक्टरल फेलोशिप आपको प्रोवाइड करता है। एसटी/एससी के स्टूडेंट्स के लिए भी राजीव गांधी फेलोशिप है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि विमेंस स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरीके की फेलोशिप्स हैं, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस तरीके की फेलोशिप्स हैं। और डॉक्टरल में जो हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कई तरीके की फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक खास तरीके की डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो है आपकी फेलोशिप जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये मोटा मोटी एक चीज़ देखने को मिले। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि शोध कार्य को कंप्लीट करने के बाद इसमें आपके भविष्य के लिए नौकरी के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से किस तरीके की संभावनाएं, इसको अगर हम लोग देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के भीतर जो नियुक्तियां होंगी उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बतौर आपके पास पीएचडी की डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जब आप और
जो कॉलेज लेवल की भर्तियों में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपसे इस तरीके की डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो इसलिए रोजगार के हिसाब से भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेहतर संभावना है। और एज ए फ्रीलांस रिसर्च स्कॉलर के बतौर भी इसमें एक अपार संभावनाएं आप देख सकते हैं। एक अगर बाकी क्षेत्रों में भी कैरियर के लेकर के बात करें तो इसको एक वेटेज के रूप में आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ आप अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी कई तरीके के रोजगार इसमें खोल सकते हैं। स्वरोजगार की जो संभावना है वो भी जो है काफी हद तक इसमें मौजूद है। तो ये मोटा मोटी आपके पीएचडी के दौरान जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसकी ये पूरी प्रक्रिया थी जिसके बारे में हमने आपसे बातचीत की। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।